क्लास 12 स्टूडेंट, स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम वेक्टर एंड 3D के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और आपको बता दें कि इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दो लेक्चर प्रीवियस ईयर के कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हम लोग सीबीएसई 2020 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे किए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई 2019 से नीचे वाले के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे जहां तक हो सके, ठीक है ना। 2018-17 जहां तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वेक्टर एंड 3D का क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक और बात बता देते हैं कि अगर आप वेक्टर एंड 3D को अगर अच्छे से नहीं भी पढ़े हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस वीडियो के माध्यम से जब आप क्वेश्चंस को बनाने का तरीका को सीखोगे, क्योंकि हम क्वेश्चन डायरेक्ट बना नहीं रहे हैं बल्कि उस कॉन्सेप्ट को रियलाइज करा के समझा रहे हैं क्वेश्चन को, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन बनाने के माध्यम से आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लोगे, बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा उस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे सीबीएसई 2019 के क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन हम क्या जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइन हमारा हो जाता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अब यहाँ पे फर्क बस इतना ही है कि अल्फा का वैल्यू आपको दिया है, बीटा का वैल्यू दिया है और गामा का वैल्यू दिया है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अल्फा बीटा गामा क्या है। तो एक स्ट्रेट लाइन जिसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका कॉस लेते हैं, वो उसका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में कि हमारा अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है, बीटा का वैल्यू 135 डिग्री है और गामा का वैल्यू 45 डिग्री है। तो रख देते हैं, तो कॉस 90 डिग्री हो गया, फिर कॉमा कॉस 135 डिग्री को हम लिख रहे हैं ऐसे 180 डिग्री और -45 डिग्री, ठीक है ना। और कॉस अल्फा गामा को लिखेंगे हम लोग कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब देखिएगा ये तो 0 हो जाएगा और ये देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 और इसे हम लिख सकते हैं 1/√2। तो ये हो गया 0 और ये कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, तो ये माइनस का कॉस पाई बाई 4 हो गया और ये 1/√2 है ही, यानी कि 0 और ये -1/√2 और ये आपका 1/√2। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। इसी के नीचे और में एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन which is passing through the point this and it is parallel to the vector 2i cap plus 2j cap minus 3k cap। अब जरा सोचिए आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि एक लाइन का इक्वेशन लिखना है आपको, एक स्ट्रेट लाइन का जिसके ऊपर एक पॉइंट दिया गया है आपको, क्या, तो 3, 4 और 5, और ये जो लाइन है वो किस लाइन के पैरेलल है, तो एक पैरेलल लाइन का डायरेक्शन दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप। तो ये तो आसान है ना, वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो अगर ये आपका पॉइंट ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर के पैरेलल है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो ए पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और एक बी वेक्टर के पैरेलल है, उसका लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाता है आपका आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर जिससे पास कर रहा है प्लस लेमडा के साथ वो वाला वेक्टर जिसके वो पैरेलल होता है। ये आपको याद रखना है। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें आई जे के लगा दीजिए, तो 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे जो वेक्टर है उसी को लिख देना है, यानी कि 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है जो बहुत ही बेहतरीन है, हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं, ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि आपसे ये बोल रहा है कि अगर आप 2 यूनिट वेक्टर को जोड़ते हैं तो तीसरा जो वेक्टर आता है, मान लीजिए सी वेक्टर, वो भी आपका यूनिट वेक्टर ही है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। कह रहा है कि प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3, यानी कि वही 2 वेक्टर का डिफरेंस लिया जाए, घटाया जाए और फिर मॉड लिया जाए तो वो आपका √3 आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसका 2 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाती है तो उसी का
उसके साथ स्क्वायर ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यानी कि वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर कर दीजिए, और स्क्वायर का मतलब होता है ऐसे, मॉड का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपका हो जाता है वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप और डॉट वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप, क्योंकि स्क्वायर है तो डॉट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस तरह से जब इसका डॉट करोगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए कैप, डायरेक्ट आप कह सकते हो कि ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस 2a कैप डॉट बी कैप, ठीक है ना। और अगर ये हमको मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो a कैप माइनस बी कैप के लिए इसको उधर अंडर रूट में डालना होगा, ठीक है ना। अब ये तो 1 होता है, ये भी 1 होता है, -2 इंटू ए डॉट बी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? तो अगर ये हमको यूनिट वेक्टर दिया है तो हम सबसे पहले दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करें तो ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर जो होगा वो सी कैप का स्क्वायर होगा, और आपको मालूम होगा कि स्क्वायर का मतलब होता है उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट, यानी कि वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप डॉट वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो सी कैप का स्क्वायर मतलब सी कैप डॉट सी कैप, और वो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री होगा ना, खुद का खुद ही के साथ ही अगर डॉट लेते हैं तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कॉस 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि ए बी कॉस थीटा जो होता है फार्मूला ए डॉट बी का, उसमें ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा होता है, तो थीटा जो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होता है। यहाँ पे तो सी वेक्टर खुद ही है, सी ही है, तो दोनों सेम वेक्टर हो गया तो एंगल 0 डिग्री हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी स्क्वायर करते समय हम लोग डायरेक्ट डॉट लेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आपकी खुद का खुद के साथ जब हम डॉट लेते हैं तो एंगल 0 डिग्री रहता है। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो वेक्टर ए का स्क्वायर होगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होगा और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा, और ये आपका 1 है तो ये आपका 1, ये भी 1, और ये 2 इंटू ए कैप डॉट बी कैप यहाँ से हो गया और इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखिए ये 1 और 1 2 होगा और 2 उधर जाएगा आपका वापस से, तो यहाँ से आपका हो गया 2a कैप डॉट बी कैप का वैल्यू -1, क्योंकि 2 उधर जाएगा, तो यहाँ से a कैप डॉट बी कैप का वैल्यू हो गया -1/2। अब यहाँ पे हम लोग -1/2 रख देंगे, तो यहाँ से तो हमारा 2 आ चुका था और यहाँ पे आपका आ रहा है कितना -1/2, तो ये -1/2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कट जाएगा तो 2 + 1 हो गया, यानी कि आप इसका जो मैग्नीट्यूड की बात हुई वो आ गई आपका अंडर रूट में ही था सब, तो √3, यही बात प्रूफ करना था। ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं आप, तो जरा बताइए कि 2 वेक्टर का सम तीसरा वेक्टर था ना आपका, तो 2 वेक्टर का सम अगर आपका तीसरा वेक्टर था और तीनों यूनिट वेक्टर है, तो आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या जानते हो कि अगर 2 वेक्टर को जोड़ा जाए और सबका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और जो जोड़ेंगे तो आपका ये वेक्टर मिलेगा, इसका भी 1 है, तो कन्फर्म ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, कन्फर्म ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये आपका ए वेक्टर था और ये आपका बी वेक्टर था और ये आपका सी वेक्टर था, तो अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप बी वेक्टर को क्या करोगे, पलटोगे ना नीचे की तरफ, तो जब नीचे पलटेगा मैग्नीट्यूड वही है, जब ये वेक्टर पलटेगा और मैग्नीट्यूड वही है, 1 ही है, तो बस एंगल बिटवीन वेक्टर सी बदलेगा। ये एंगल आपका 60 डिग्री था, अब ये एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये वेक्टर जो होगा तुम्हारा, ये वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर होगा और ये आपका -b वेक्टर होगा। अब ये वेक्टर जो सी डैश कह सकते हो, डिफरेंस जो वेक्टर है, अब सी डैश वेक्टर सिंपली आप देख रहे हो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम लोग बोलेंगे, तो ये तो कंफर्म पता चल गया ना कि एंगल बिटवीन वेक्टर जो है वो 120 डिग्री है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर, फिर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस में, और प्लस 2a वेक्टर डॉट -b वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 1, यहाँ से 2,
और ए वेक्टर का डॉट अगर माइनस बी वेक्टर के साथ लिया जाए तो पहले तो दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर और इनटू एंगल बिटवीन जो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी है उसके बीच का एंगल, यानी कि कॉस ऑफ 120 डिग्री, जो कि आप देखें यहाँ पे कि वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में था। तो ये तो 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये 2 हुआ। ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिएगा आप यहाँ पे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 1, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 1 और कॉस 120 डिग्री हो जाता है आपका -1/2। ठीक है ना, -1/2। बहुत बढ़िया। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये आपका -1 आएगा। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये 2, और यहाँ से आपका आएगा -1। तो ये तो 1 हो जा रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लोग जो एंगल ले रहे हैं ना 120 डिग्री, वो गलत ले रहे हैं। कैसे? एंगल बिटवीन वेक्टर्स ले या कैसे जाता है, दोनों के हेड को टुगेदर करके या दोनों के टेल को टुगेदर करके। तो यहाँ पे इस वेक्टर का हेड था, आपको मालूम होगा कि इसका हेड था, और नीचे वाला वेक्टर का क्या था, टेल था। सबसे पहले हमको इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल लेना होगा, तो इस वेक्टर के दोनों के हेड को एक साथ करना होगा। तो ये कर दिए, या टेल को एक साथ करना होगा। तो ये वेक्टर को आगे बढ़ा दिया और इस वेक्टर को हम लोग आगे बढ़ा दिए ना। तो ये वेक्टर आपका 120 था, तो ये आपका 60 होगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पे 60 डिग्री ही एंगल लेना होगा। ये बात समझने वाली थी। तो यहाँ से वापस से हम लोग +1/2 ही होगा यहाँ पे। तो ये आपका +1 है और ये भी आपका +1 ही होगा, यानी कि 2 1 1 2 यहाँ से और 1 3, यानी कि वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हुआ वो आ जाएगा √3, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाएगा। आई होप कि आप ये बात अच्छे से समझे होंगे कि दो वेक्टर को जोड़ते समय या घटाते समय जब वो हम लोग एंगल लेते हैं दोनों वेक्टर के बीच का, जब डॉट करते हैं तो दोनों के हेड को टुगेदर या दोनों के टेल को टुगेदर। तो यहाँ पे इसका क्या था, आप खुद सोच के देखो ना, यहाँ पे क्या था, वेक्टर ए का हेड था और वेक्टर बी का माइनस बी वेक्टर का टेल था। तो ये ऊपर की तरफ ही करिए इसको, तो या तो दोनों का हेड आ गया एक साथ, तो ये एंगल 60 डिग्री हुआ। चाहे दोनों का टेल अगर एक साथ करना चाहते हैं तो ये एक टेल था, ये एक टेल था, और इसके टेल को आगे बढ़ाए तो ये भी टेल वापस आया, तो ये वापस से एंगल। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखने पड़ेगी। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन इसी में और करके दिया हुआ है, कह रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू इतना, फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो आपको मालूम होगा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसमें हम कैसे निकालते हैं उसका स्केलर प्रोडक्ट, तो डिटर्मिनेंट लेते हैं और उस डिटर्मिनेंट में ए वेक्टर के जितने भी वेक्टर आई जे के कंपोनेंट हैं उसको एकदम सीरियल वाइज लिखते हैं। तो यहाँ पे आप ए वेक्टर का कंपोनेंट अगर देखें तो 2 3 1 है, तो यहाँ पे 2 3 1 हो गया। फिर वेक्टर बी के कंपोनेंट्स को लिखेंगे तो वो आपका मिल जाएगा वेक्टर बी का 1 -2 और 1, तो 1 -2 और 1 हो गया ये। फिर सी वेक्टर का कंपोनेंट को देखा जाए तो -3 1 2, -3 1 2, दिस इज द सी वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक है ना। अब यही आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर प्रोडक्ट होता है। अब इस डिटर्मिनेंट को ऑब्टेन करने का क्या तरीका है, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका है कि 2 का इनटू ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये होगा माइनस का 2 2 जा 4 और -1 1 जा 1, फिर माइनस का 3 और इसको क्या करेंगे हम लोग बंद, ये खत्म कहानी, ये खत्म कहानी। 1 2 जा 2 और माइनस, इसमें भी -3 आया, 3 1 जा 3 में, तो ये प्लस का 3 बनेगा। फिर प्लस का 1 करेंगे और फिर ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, 1 1 जा 1 और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो ये +6, नहीं माइनस ही रहेगा, बिकॉज ऑफ कि हमारा जो माइनस है वो था और इसका माइनस तो प्लस हो गया था, यानी कि ये हो जाएगा -5 और 2, यानी कि -5 2 जा 10 और ये देखिए 3 और 2 5, 5 3 जा 15, तो ये -15 और ये 6 में आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर से -5, यानी कि आप ये लिख सकते हो कितना 15 5 20 और 10 30, यानी कि -30। अब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो STP आया वो आपका -30 आया। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इफ़ ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कॉमा 2i कैप प्लस 5j कैप कॉमा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड i कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप रेस्पेक्टिवली आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स a वेक्टर a b c and d, then find the angle between straight lines ab and cd. Find whether ab vector and cd vectors are collinear or not. तो सबसे पहले हम लोगों को एक फिगर बनाना होगा जिसमें कि एक पॉइंट ए मानेंगे, दूसरा पॉइंट बी मानेंगे, तीसरा पॉइंट सी मानेंगे और चौथा पॉइंट डी मानेंगे। हमें अभी कुछ नहीं पता है कि कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है ना। अब हमसे सबसे पहले इन्होंने पूछा है किसके किसके बीच का एंगल, तो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी। तो वेक्टर ए बी आप ये बना लीजिए, दिस इज वेक्टर ए बी, एंड वेक्टर सी डी जो है वो आपका ये हो गया सी से डी के तरफ, यानी एरो सी डी है ना, सी डी वेक्टर है ना, तो उल्टा एरो बनेगा। सी डी वेक्टर अगर बोला जाए तो सी से डी तक जाना होता है, तो दिस इज सी डी वेक्टर। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या ए बी एंड सी डी, तो सबसे पहले हमको ए बी वेक्टर निकालना होगा। चलिए तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर के लिए क्या करना होता है कि बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाना होता है। तो बी का पोजीशन वेक्टर 2i है, तो i घटाएंगे तो i कैप बचेगा, फिर 5j में से फिर j घटाएंगे तो 4j बचेगा, और 0k है और ये k है, तो 0k में से k घटाएंगे तो माइनस का k कैप बचेगा, दिस इज माइनस k कैप। फिर सी डी वेक्टर के लिए आपको क्या करना होगा कि डी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर को घटाना पड़ेगा। तो ये आपका कितना आएगा, तो सी डी में से सी घटाइए तो डी आपका ये है, तो i में से आप माइनस 3i घटाएंगे तो माइनस का 2i कैप बचेगा। फिर माइनस 6j में से प्लस 2j घटाओगे तो माइनस 2 बन जाएगा, यानी कि माइनस 8j कैप बन जाएगा। और k कैप को देखो तो माइनस 3k में से माइनस का k घटाओगे तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि माइनस का 2k कैप बन जाएगा, ठीक है ना। अब एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर अगर हमसे पूछा है सबसे पहले, तो हमको क्या करना होगा कि ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर लेना होगा। और आपको मालूम होगा कि ऐसा लेने से क्या हो जाता है ये कि वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, और जहाँ पे थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी होता है। अब ए बी का डॉट अगर सी डी के साथ लेना है तो ए बी और सी डी सीधा दिखाई दे रहा है और इसका कंपोनेंट भी दिखाई दे रहा है। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे हम लोग आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप का डॉट लेंगे, माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप और माइनस 2k कैप के साथ, और डिवाइडेड बाई में हमारा जाएगा वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड, और ये बन जाएगा कॉस थीटा। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा क्या, तो उसके लिए आपको i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर किया जाता है ए बी वेक्टर का जो कंपोनेंट होते हैं। तो ये आपका 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर और फिर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 स्क्वायर हो जाता है, फिर अंडर रूट, फिर सी डी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यानी कि ये जो आपका था सी डी वेक्टर इसका स्क्वायरिंग अंडर रूट कंपोनेंट का, तो माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब डॉट प्रोडक्ट लेते समय क्या किया जाता है, आई के कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे को जे के साथ और के को के के साथ। आई होप कि देख पा रहे हैं हम, बिल्कुल। तो अब यहाँ से माइनस का 2 होगा, 4 32 होगा, माइनस 32 और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 और एक 17 और एक 18, और यहाँ पे अंडर रूट होगा 4 और ये 64, 64 और 4 68, 68 और 4 72, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका, ये तो कॉस थीटा का वैल्यू आया, इसका मतलब कॉस थीटा आ जाएगा, ये माइनस 2 से प्लस 2 खत्म, यानी कि माइनस 32 आया, और नीचे में आया ये देखिएगा, ये 3 3 जा 9 2 जा 18 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 बाहर और अंडर रूट 2 अंदर, क्योंकि 3 3 जा 9 2 जा 18, ये 72 है, तो 8 9 72 होता है, तो 8 9 72 होता है, यानी कि 8 में से भी हम लोग कह सकते हैं कि 2 बाहर आ जाएगा, और 9 से में भी 3 बाहर आ जाएगा, और ये भी रूट अंडर 2 रह जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9, ठीक है ना, और 9 अंदर है, 9 2 जा 18
और ये भी 4 अंदर जाएगा तो 18 चौके 72, यानी कि आप ये कह सकते हो 6√2। अब ये देखिए √2 खुद ही मिलके 2 बन जाएगा, और ये 2 दूना 4 है ना, ये √2 हुआ और ये भी √2, तो 1 2 बाहर आया, तो ये 2 और ये 2 4 हुआ, 4 8 32। यानी कि आप देख सकते हो कि cos थीटा का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ गया है, -8/3 3 9। तो इसका मतलब थीटा बराबर हमारा हो गया cos इनवर्स -8/9, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अगर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ गया, इसका मतलब क्लियरली ये तय हो गया कि वो कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि कोलिनियर का मतलब होता है कि एंगल या तो 0 डिग्री आना या तो 180 डिग्री आना, नहीं तो 0 डिग्री है नहीं 180 डिग्री है, मतलब ये कोलिनियर नहीं है। तो हम लिख देंगे दैट इज AB वेक्टर एंड CD वेक्टर इज नॉट कोलिनियर। ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट लाइन्स 1 - x/3 = 7y - 14 अपॉन लेमडा = z - 3/2 एंड 7 - 7x/3 लेमडा = y - 5/1 = 6 - z/5 आर एट राइट एंगल्स। ऑल्सो फाइंड वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। है ना, कह रहा है कि लेमडा का वो वैल्यू बताइए जिसके चलते ये दोनों लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले लाइन को साइमेट्रिक फॉर्म में लिखना होगा, और साइमेट्रिक फॉर्म लाइन का इस तरह होना चाहिए, x - x1/a, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y - y1/b होना चाहिए, यानी कि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, = z - z1/c और = लेमडा। इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट पक्का 1 होना चाहिए। तो अभी लाइन में ऐसा है नहीं, तो जो पहला लाइन देख रहे हो आप 1 - x/3, उसको हम लिख सकते हैं लाइन 1 को ऐसे, ऊपर नीचे हम -1 से गुना कर दिए, तो ये आपका x प्लस में चला जाएगा, 1 माइनस में, और नीचे -3। फिर यहाँ पे देखिए 7y है, तो 7 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 7 से डिवाइड होगा तो ये y -7 दूना के 14, तो 7 से आपको नीचे भी डिवाइड करना होगा, यानी कि ये λ/7 होगा, और = ये तो ठीक ठाक है z - 3/2, तो z - 3/2 हो गया, और इसको हम मान लेंगे लेमडा या R1 मान सकते हैं, R1। और दूसरा जो लाइन है आपका L2 है, उसको भी सही से लिखिए, तो इसमें आप 7 से डिवाइड करिए, बल्कि -7 से, तो -7 से डिवाइड करोगे तो ये +x बचेगा और -1 हो जाएगा, क्योंकि आप -7 से डिवाइड कर रहे हो, और नीचे आपका 3 λ/- 7 होगा, = ये तो ठीक है y - 5/1, और उधर आपका माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो z - 6 और डिवाइडेड बाई -5 = R2। अब इन्होंने बोला कि दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो लेमडा का वैल्यू बताओ। तो हम क्या लिखेंगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसलिए आपको ये फार्मूला मालूम होगा A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0। और A1A2 B1 क्या होता है, ये आपका A1 होता है, ये आपका B1 होता है, ये आपका C1 होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये आपका A2 होता है, ये आपका B2 होता है, ये आपका C2 होता है। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज, लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, या कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई का एडिशन 0 होगा। तो इसलिए अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि -3 और इंटू 3 λ/-7, फिर प्लस B1 आपका λ/7 और इंटू यहाँ से आपका 1 और प्लस फिर आपका ये कितना है z - 3/2 था, तो 2 और इंटू यहाँ से आपका -5 और इसका वैल्यू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस कट गया, तो ये हो गया क्या 3 3 जा 9/7 लेमडा, और फिर ये आपका λ/7, और ये जो 5 2 जा 10 माइनस में आया, हम उसको बराबर के उधर भेज देते हैं, तो ये +10 हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो 7 ही आएगा, और ऊपर 9 और एक 10 लेमडा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 λ/7 को हम बराबर के उधर भेज देते हैं, तो ये 70 हो जाएगा, और ये 0 से 0 कट गया, इसका मतलब लेमडा का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर लाइन्स हो, इसके लिए लेमडा का वैल्यू 7 होना चाहिए।
अब देखो, अब इन्होंने बोला है कि लाइंस परपेंडिकुलर है, फिर कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। कह रहा है कि ये भी आप बताइए कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। दो परपेंडिकुलर लाइन हो 3D में तो जरूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्ट करेगा। आप ये लाइन देख सकते हो, ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है लेकिन टच नहीं कर रहा है। जब ऐसे आएगा तब टकराएगा, इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसे है तो परपेंडिकुलर तो है दोनों लाइन, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको कैसे बताएं? इसको बताने का ये तरीका है कि हम लोग इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट मान लेंगे और इस लाइन के ऊपर भी हम लोग जनरल पॉइंट मान लेंगे, ठीक है ना। और या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अगर ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालें और कुछ ना कुछ आ जाए तो हम कहेंगे कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं और ये डिस्टेंस 0 हो जाता है, अगर ये डिस्टेंस 0 आ जाता है तो मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तभी तो डिस्टेंस नहीं है बिल्कुल भी, 0 आ रहा है दोनों लाइन के बीच में। बात समझ में आ रहा है? तो पिछले वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे जिसमें कि दूसरे मेथड से बताए थे कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा ये पहचानने का तरीका। क्या तरीका वो था कि इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट बोलते थे मान लीजिए, और इस लाइन पे भी एक वेरिएबल पॉइंट मान लीजिए, और ये मानिए कि दोनों का वेरिएबल पॉइंट सेम होगा। क्योंकि अगर ये हम मान के चलेंगे कि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों में एक कॉमन पॉइंट तो मिलेगा ही। वो कॉमन पॉइंट इस लाइन के तरफ से भी और इस लाइन के तरफ से भी सेम आना चाहिए अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट मानते थे इसमें, और इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो R1 और R2 अननोन था, तो x जब निकलेगा तो इन द टर्म्स ऑफ R1, y भी निकलेगा तो इन द टर्म्स ऑफ R1, z भी निकलेगा तो इन द टर्म्स ऑफ R1, x y z निकाल लेंगे। यहां से भी x इन द टर्म्स ऑफ R2, y इन द टर्म्स ऑफ R2, z इन द टर्म्स ऑफ R2। तुम्हारे पास 3 इक्वेशन बनेगा। 2 इक्वेशन को सॉल्व करके R1 R2 का वैल्यू निकाल लो, और उस R1 R2 का वैल्यू जब निकलेगा तो इसका जो z कोऑर्डिनेट है, इसका जो z कोऑर्डिनेट है, उसमें R1 R2 का वैल्यू रख के देखो कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाइड करेगा तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, अदरवाइज इंटरसेक्टिंग नहीं है। माने कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए, Z1 कोऑर्डिनेट दोनों का बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन से करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्क्यू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a माइनस सी, है ना, डॉट, है ना, वेक्टर आप ये कह सकते हो कि ये आपका एक b1 वेक्टर मानते हो, वेक्टर b1 क्रॉस b2 का वैल्यू जो होना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दो वेक्टर के बीच का। यानी कि अब a माइनस सी वेक्टर क्या है, तो a माइनस सी वेक्टर के लिए आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि a वेक्टर क्या है। तो a वेक्टर आपका पहले पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि यहां से 1 आएगा, फिर 1 i कैप, अब 2 आएगा यहां से तो प्लस 2j कैप, और उससे आएगा प्लस 3k कैप। और c वेक्टर क्या होता है आपका, तो यहां से आएगा, तो ये आपका 1 i कैप, यहां से आपका 5j कैप प्लस में, और यहां से प्लस 6k कैप। तो अगर हम बोले कि AC वेक्टर क्या आएगा आपका, a माइनस सी वेक्टर, तो a में से c घटाइए तो 0 i कैप और माइनस 3j कैप और माइनस 3k कैप। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि b1 वेक्टर क्या है, तो b1 वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो डायरेक्शन रेशियोज होता है, लेमडा का वैल्यू 7 आया था, तो ये आपका माइनस 3 i कैप, 7 से 7 कट जाएगा तो 1j कैप और प्लस 2k कैप, ये आपका b1 वेक्टर है। और b2 वेक्टर क्या होता है आपका, तो b2 वेक्टर होता है नीचे वाला का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज जो भी है। तो लेमडा का वैल्यू 7 है तो 7 7 कटेगा तो माइनस का 3 होगा, तो माइनस 3 i कैप, फिर प्लस 1j कैप और माइनस 5k कैप, ठीक है ना। और ये जो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है, अगर उसको समझना चाहते हो तो तुम्हें हल्का सा बता देते हैं, समझ में आए तो भी ठीक, नहीं तो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला डेराइव होता है, कैसे निकाला जाता है वो फॉर्मूला, उसे आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। वो क्या होता है सबसे पहले, और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी किया जाता है, वेक्टर b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी किया जाता है, ये भी याद रखना।
यहाँ पे आपका एक पॉइंट होता था, यहाँ पे एक पॉइंट बी A1 मतलब ए वेक्टर, और यहाँ पे आपका कह सकते हो कि सी वेक्टर। तो AC वेक्टर का क्या लिया जाता है, प्रोजेक्शन इस परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग। इसीलिए AC वेक्टर का डॉट और जिसके अलोंग लेना होता है उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। उस वेक्टर का क्या किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो है वेक्टर नॉर्मल वेक्टर होता है। दो वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम लोग इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वही आपका B1 क्रॉस B2 होता है। अगर आपके पास दो वेक्टर है और ये वेक्टर का डायरेक्शन ले लिया और इस वेक्टर का डायरेक्शन ले लिया और दोनों का क्रॉस किए, तो ऐसा वेक्टर आ जाता है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाले हैं ये, और उसका डॉट लिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकालते हैं, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों को डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड लेना होगा IJK वाला। तो सबसे पहले क्रॉस ही लेते हैं। तो क्रॉस में क्या हो जाएगा, I कैप, J कैप और K कैप। और B1 वेक्टर क्या होगा हमारा, ये -3 1 2, -3 1 2। अब B2 वेक्टर क्या है आपका, तो B2 वेक्टर यहाँ है आपका, यानी कि ये -3 1 और -5। इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो उसके बाद हम लोग वो फार्मूला में वैल्यूज को डालेंगे, ठीक है ना। तो बाकी सब हम मिटा देते हैं, क्योंकि सारी कहानी तो अब हमें मालूम ही है, ठीक है ना। बाकी सब मिटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, लाइंस को। सबसे पहले हम लोग ना इसका ऊपर वाला पॉइंट को ही निकालते हैं। सबसे पहले चलो यही निकालते हैं। तो B1 क्रॉस B2 क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 आएगा I कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये माइनस का 5 और -2 1 2, फिर माइनस का J कैप इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कहानी ब्लॉक, ये 15 और माइनस ये माइनस का 3 2 6 होगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का K कैप और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये कहानी ब्लॉक, यानी कि -3 और ये प्लस हो जाएगा +3, तो ये तो 0 हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर जो आएगा वो आएगा आपका -7 I कैप और -15 और 6 21 J कैप और 0 K कैप, ठीक है ना। अब A - C वेक्टर भी आपका आया हुआ है। तो सबसे पहले इसका तो मैग्नीट्यूड आया। अब सबसे पहले अब हम लोग निकालेंगे A वेक्टर -C वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि A - C वेक्टर यहाँ पे जो है उसको लिखना होगा। तो ये 0 I कैप -3 J कैप और -3 K कैप है, और इसका हम लोग को डॉट लेना है B1 क्रॉस B2 के साथ। तो B1 क्रॉस B2 क्या है आपका, -7 I कैप -21 J कैप और +0 K कैप। सबसे पहले यही चेक करो कि ये 0 तो नहीं ना है आखिर, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस था वो यही फार्मूला में ऊपर में डॉट है, नीचे तो मैग्नीट्यूड है, तो नीचे तो 0 हो नहीं सकता है। तो अब इसको देखा जाए तो 0 का 7 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 का -21 में करेंगे तो प्लस, और 21 या 63, और इसका इसमें करेंगे तो 0। तो ये तो भैया नहीं होने जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की भी बात की जाए तो हम ऊपर का जो कहानी ये आया हुआ है हम यहाँ पे 63 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई V1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड लेना था। तो ये वेक्टर हमारा आया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा -7 का स्क्वायर यानी कि 49, फिर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर 441 है ना, और +0, ठीक है ना। अब 441 में अगर 449 को जोड़ा जाए तो 9 और 1 10 हो जाएगा, हमको लग रहा है 500 होगा। 500 होगा क्या, देख लिया जाए। 63 डिवाइडेड बाई 9 और 1 10, और देखिए 4 4 8 और 1 9 नहीं होगा, 490 का अंडर रूट। तो 490 का मतलब ये हुआ कि 63 अपॉन 7 49 गुना 10 लिख सकते हैं, तो 7 बाहर और अंडर रूट 10 अंदर, और ये 7 9 63, यानी कि ये आंसर हो गया 9/√10। तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस भी हम इसमें पढ़ लिए, ठीक है ना।
आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो नीचे थम्स अप का बटन दिया होगा, उसे दबाएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और आनंद लेते रहें इसी तरह से बाबा मैथ्स वाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर